News 18 India। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वाराणसी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नशेड़ी वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के युवराज ने काशी और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कहा। पीएम ने आरोप लगाया कि मोदी को गाली देते देते कांग्रेस ने यूपी को भी गाली दे दी और वो यूपी के नौजवानों का ये अपमान नहीं भूलेंगे। और वहीं बनारस में गंगा किनारे वाले मोदी का एक ऐसा अंदाज दिखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशेड़ी बताने वाले बयान पर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे पूर्वांचल से मोदी ने भगवा लहर को तूफानी बना दिया है। लोग हाथ उठा के बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उर्ची रही सब लोग, मानुष दांतु खात है रैदास जात कर लो। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये करारा जवाब है, बनारसी अंदाज है उन नरेंद्र मोदी का जो काशी के प्रधान सेवक हैं, जिन्हें काशी का अपमान पसंद नहीं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं। किसी नेता का युवाओं को नशेड़ी कहना तो कतई पसंद नहीं। जाहिर है प्रधानमंत्री का ये तंज कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज को तीर की तरह चुभेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बनारस पर दिए गए बयान का जिक्र कर पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को धो डाला है। नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा कि विपक्ष को काशी का नया स्वरूप पसंद नहीं। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी को काशी सबसे प्यारी है, इसका इजहार उन्होंने कई दफे किया है, इसलिए जवाब देना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में 2 दिन गुजारकर 24 के चुनाव का रुख एक तरफा कर दिया है। पूर्वांचल में भगवा लहर, काशी से तय हो गई 80 सीट, 10 साल के काम की गारंटी। अब की बार इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी बनारस में हैं तो समझ लीजिए कि वो फुल फॉर्म में हैं, वो फुल एक्शन में हैं, वो नॉन स्टॉप मिशन पर हैं। नरेंद्र मोदी काशी में तूफानी अंदाज में दिखते हैं, कभी रैली में, कभी जनसभा में, कभी मंदिर में, तो कभी अपार जनसमूह के बीच। नरेंद्र मोदी बनारस में बनारसिया बन जाते हैं। देसी अंदाज में गंगा किनारे से जब ललकारते हैं तो बात ही कुछ और बन जाती है। नरेंद्र मोदी जन जन के दिलों में जगह कैसे बनाते हैं, उसकी एक झलक देखिए। बाबा की नगरी में मोदी का भोजपुरिया अंदाज गजब। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला।
यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूरी काशी मोदी के परिश्रम की पराकाष्ठा की साक्षी है। प्रधानमंत्री ने अपने 2 दिन काशी के नाम कैसे किए, देखिए। बनारस में कदम रखने से मोदी का मिशन ऑन हो गया था। 22 फरवरी की रात प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे। उसी रात 11 बजे प्रधानमंत्री शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण करने लगे। अगली सुबह पीएम मोदी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचे। सुबह 10 बजे से ही सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, संस्कृत प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पीएम ने पुरस्कार दिए। इसके बाद पीएम मोदी सीर गोवर्धन पहुंचे। संत श्री रविदास जयंती की 647वीं जयंती कार्यक्रम में मोदी शामिल हुए। संत रविदास मंदिर से निकलकर पीएम मोदी सड़क मार्ग से बीएचयू स्थित हेलीपैड तक गए। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। फिर यहां सड़क मार्ग से करखियाओं में जनसभा को संबोधित किया। दोपहर 1:25 पर पीएम मोदी सड़क मार्ग से सीधे बनास काशी संकुल में अमूल डेयरी का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके बाद एग्रो पार्क स्थित परिसर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां भी जनसभा को संबोधित किया। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। काशी को 13,000 करोड़ की सौगात देने के बाद पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। मोदी को जननायक बनाता है ये आदर, ये सत्कार, जन जन का प्यार। रोड शो से रैलियों तक, सभाओं से समारोह तक नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर बिठाती है आवाम। उन पर फूल बरसते हैं, उनकी जय जयकार होती है। नरेंद्र मोदी बड़ी विनम्रता से इस सम्मान को माथे लगाते हैं। काशी में पीएम मोदी जब भी आते हैं, जन सैलाब उमड़ता है। अपने प्रधान सेवक को देखने सुनने के लिए गांव-गांव से लोग आते हैं। बनारस की गलियों से निकलकर मोदी का मान बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी को यह सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि 10 साल में उन्होंने काशी की सूरत बदल डाली है। जाति की राजनीति करने वालों पर तगड़ा प्रहार भी किया है। जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। चुनाव के माहौल में मोदी ने संत रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर दूर तक मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री ने बनारस में मिनी पंजाब की झलक यूं ही नहीं देखी है। पंजाब में संत रविदास के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में है। काशी में मिनी पंजाब की चर्चा पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग की एक मिसाल भर है। रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की शिक्षा दी थी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर पिछड़ा वोट बैंक समीकरण बनाने बिगाड़ने की ताकत रखता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी इनका दमखम चुनाव में दिखता है। माना जाता है कि पूर्वांचल में यूपी के 21 जिले आते हैं, जिसमें 26 लोकसभा सीटें आती हैं। 2011 की जनगणना बताती है कि उत्तर प्रदेश की करीब 6.37 करोड़ आबादी यहां रहती है। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 को लेकर बात की जाए तो 2014 में बीजेपी को यहां से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं सहयोगी अपना दल 2 सीटों पर जीती। इस तरह एनडीए ने 26 में से 25 सीटों पर फतह हासिल की, जबकि 1 सीट पर सपा को जीत मिली। 2019 में बीजेपी
के खिलाफ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका असर इस इलाके में देखने को मिला। बीजेपी को पूर्वांचल में 4 सीटों का घाटा हुआ और 19 पर जीत मिली। अपना दल को 2 सीटें मिली। वहीं बहुजन समाज पार्टी 0 से 4 सीट पर पहुंच गई थी। चुनावी अभियान की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाल रखी है। इस मिशन में जान फूंकने के लिए बनारस से बढ़िया दूसरी जगह भी नहीं, क्योंकि काशी से लेकर मगहर तक पूर्वांचल का पौराणिक महत्व है। इस इलाके का राजनीति में दबदबा इसी से समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री और सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री यहीं से चुनाव जीत कर आते हैं। मतलब ये कि मोदी बनारस से पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट का समीकरण साध चुके हैं। बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य अगर हासिल करना है तो प्रधानमंत्री के बनाए फॉर्मूले पर भगवा पार्टी को चलना है। एक एक कार्यकर्ता को पीएम मोदी के दिए 100 दिन के टास्क को पूरे जतन से निभाना है। ये तो दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने वाले लीडर हैं, इतिहास में जीने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी दूर की सोचते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी जान झोंकते हैं, इसलिए लोकप्रियता में उनका कोई सानी नहीं। चुनावी राजनीति में उनके टक्कर में कोई नहीं। संदेश खाली का कोहराम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हालात ये हो गए हैं कि संदेश खाली के पीड़ित टीएमसी नेताओं के घरों और संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं। इधर 50 दिन बाद भी शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो पाया। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी का महिला मोर्चा पूरे दिन संदेश खाली जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बंगाल पुलिस ने किसी को भी नहीं जाने दिया। अब खबर आ रही है कि 6 मार्च को पीएम मोदी बंगाल जा सकते हैं। हो सकता है कि वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले। इस खबर के आने के बाद से टीएमसी ने आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि संदेश खाली में आग बीजेपी लगा रही है। संदेश खाली का शेख कांड, फिर भड़की हिंसा। संदेश खाली कांड में एक बार फिर से गदर मचना शुरू हो गया है। एक तरफ संदेश खाली की महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ आरोपियों और टीएमसी नेताओं के घर और संपत्तियों पर हमला कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली जाने से जबरन रोक दिया है। ऐसे हालात में अब संदेश खाली की हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुकी हैं। 16 से ज्यादा दिनों से संदेश खाली का गदर अब और तेज होता जा रहा है। पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। संदेश खाली के भीड़ मजदूर में फिर से गुस्सा और हिंसा भड़क चुकी है। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने टीएमसी नेता अजित मायावती के घर पर हमला किया, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसे जमकर पीटा है। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने उस पर साजिश के तहत हमला किया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता अजित मायावती के घर पर हमला करने वाले उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जब मौके पर पहुंची तो महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रो पड़ी। इस बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में सभा करने जा रहे हैं। संदेश खाली में जारी संग्राम के बीच अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर पुलिस के शिकंजे से बाहर क्यों है। इस बीच वहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और महिलाओं ने शेख शाहजहां के भाई के मछली फार्म में आग तक लगा दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को यहां पर आएंगे। बारासात में महिलाओं के साथ एक विशेष सभा करेंगे जिसमें संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होंगी। बीजेपी का मिशन संदेश खाली, बंगाल आ रहे हैं प्रधानमंत्री। संदेश खाली में बशीरहाट पुलिस की जो रवैया है, ये रवैया बायस्ड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एंटी डेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से 144 इम्पोज किया जा रहा है, बार बार इम्पोज किया जा रहा है और ऐसे प्लान करके इम्पोज किया जा रहा है कि
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं घुस पाए, वहाँ पे बाकी सब घुस पाए। संदेश खाली की घटना की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है आपने, वो आ कब रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को, 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे बारासत पे। कौन करेगा उसको अरेस्ट करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो ईडी का है, केस तो ईडी का है। तो क्या बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के सभापति? संदेश खाली में हिंसा और महिला शोषण के मामले में सीएम ममता बनर्जी जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। ममता को लगता है कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, जहां बंगाल सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने 8 दिनों में 2 बार बीजेपी के डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका है। जरा देखिए आज क्या हुआ। आज संदेश खाली में एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की टीम को बंगाल पुलिस ने जबरन रोक दिया। इस टीम में बीजेपी से सांसद लॉकेट चटर्जी मौजूद थी, साथ में बीजेपी से विधायक अग्निमित्रा पॉल, बंगाल से बीजेपी की उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुचंदा, बंगाल बीजेपी सचिव प्रियंका टेब्रेवाल, बंगाल बीजेपी सचिव सोनाली मुर्मू, बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष फाल्गुनी बात्रा थे। लेकिन किसी को भी संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। बंगाल पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने इसे ममता सरकार का अहंकार, तानाशाही और महिला विरोधी मानसिकता बताया है। ये तो संदेश खाली का जो इशू पूरा पश्चिम बंगाल में जो सत्य है उसको बाहर किया, तो इसमें जो लोग इतना दिनों से वहाँ पे कंट्रोल लिया था, मस्तानी गुंडागिरी किया था, ये लोगों का जुग खत्म होने वाला है। अभी पुलिस खत्म करेंगे, ये महिला लोग खत्म करेंगे, ये देखने का है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का बात बार बार ममता बनर्जी बार बार उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में कोई डेमोक्रेसी बोल के कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी और महिला नेताओं की एक टीम को पुलिस ने आज फिर संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसके पहले शुवेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार दोनों नेताओं को रोक चुके हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश लेकर शुवेंदु अधिकारी वहां पहुंचे जरूर थे, जहां पर महिलाओं ने उनका खूब स्वागत किया। इस बीच कल सुकांतो मजुमदार जब संदेश खाली गए और संदेश खाली थाने के सामने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें खींचकर वहां से हटा दिया। वहीं उत्तर 24 परगना के संदेश खाली के छुप खाली में नए सिरे से हंगामा हुआ है। गुस्साए लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए आरोपी फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने फरार शेख शाहजहां और उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए भूस की झोपड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि जलाई गई झोपड़ी शेख सिराज और सिराजुद्दीन की थी। यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, वो ये असाइनमेंट काम कर रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2 महीने से फरार शाहजहां शेख मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है। ईडी ने आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को समन्स भेजे हैं। शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख करीब 2 महीने से फरार। ईडी ने शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया। अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल सरकार को घेरा है। शेख शाहजहां के 2 गुर्गे
उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पुलिस की गिरफ्त में जरूर हैं, जिन पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन कब्जा करने से लेकर के शारीरिक शोषण तक के आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महिलाओं के आंदोलन को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। उधर ईडी पर जब हमला हुआ था शेख शाहजहां के घर के बाहर, उस घटना को भी लगभग 50 दिन हो चुके हैं। अब तक शेख शाहजहां पकड़ा क्यों नहीं गया? 50 दिन बाद भी तृणमूल नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि एक हाई स्कूल के छात्र को पुलिस की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने बिना किसी कारण हाई स्कूल के छात्रों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने पुलिस वैन को रोकने के लिए सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी का महिला प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। संदेश खाली में हंगामा और प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि ममता सरकार पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले इस मामले से किस तरह से निपटती है। क्या काशी और मथुरा का मुद्दा बातचीत से सुलझ सकता है? काशी और मथुरा में मंदिर भी अयोध्या की तरह हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी मांग है और अब इस पर अजमेर शरीफ की दरगाह के दीवान की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है, जिसने हर किसी को उम्मीद से भर दिया है। क्या देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है? दावा किया जा रहा है कि हल्द्वानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हैदराबाद से आया हुआ एक शख्स हल्द्वानी की हिंसा से प्रभावित इलाकों में घुसकर एक खास समुदाय के लोगों को नोटों की गड्डियां बांट रहा है। नोट बांटने वाले शख्स को लेकर उत्तराखंड पुलिस के कान खड़े हो गए हैं कि आखिर इतने पैसे आए कहां से। एक बड़े बैग में भरकर नोटों के बंडल एक एक करके एक खास समुदाय के मोहल्ले में लोगों को बांटे जा रहे हैं और नोट बांटने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं, जिसमें नफरत फैलाने वाले कई आपत्तिजनक गीत लगाए जा रहे हैं। अब उत्तराखंड पुलिस ने इन मामलों की जांच शुरू कर दी है। जांच करने पर और पूछताछ करने पर पता लगा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पैसा बांटा है। तो ये जो एनजीओ, इसका जो पैसा कहाँ से आया है, किसने इनको पैसा दिया है, कितना पैसा इन्होंने बांटा है और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल हमने ली है और उसमें जांच कर रहे हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले विवादित वीडियो बनाकर डालना सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन अजमेर शरीफ के दीवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूरे देश के सभी लोगों से अपील की है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा जैसे मसलों का समाधान अदालत से बाहर बातचीत से ढूंढना चाहिए। अगर बातचीत से मसला सुलझता है तो दोनों समुदायों के बीच में भरोसा कायम होगा। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान के बयान क्या जमीन पर कोई नतीजा दिखाएंगे? क्या वाकई में बातचीत से मथुरा और काशी के मुद्दे का समाधान हो सकता है? और क्या अजमेर शरीफ की दरगाह के दीवान का ये बयान योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिए गए उस बयान का असर है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और काशी की मांग करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता की लाइनों का जिक्र किया था। तुम दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। आखिर क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि आखिर अजमेर शरीफ के दरगाह के दीवान ने देश के लोगों के सामने क्या प्रस्ताव रखा है। अजमेर दरगाह दीवान आबेदीन साहब है, जिन्होंने सर आप बताएं कि ये जो आपने पहल की है किस तरीके से ये पहल करेंगे और क्या ये संभव है? भाई दोनों धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, हिस्टोरियन जितने भी हैं, उनसे हम पहले सलाह मशवरा करेंगे कि आप इस मसले के ऊपर क्या चीज सामने रखना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आपसी समझौते के तहत सुलहनामा हो सकता है। कोर्ट के बाहर जब ये सुलहनामा होगा तो दोनों धर्मों के अंदर कटुता कम होगी। क्यों कि कोर्ट के अंदर एक पक्ष के फेवर में हो रहा है, दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं हो रहा है, तो दूसरा पक्ष तो कटुता रखेगा। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? चलिए आप। अजमेर दरगाह के दीवान जयपुर में अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल की राजस्थान इकाई की ओर से आयोजित पैगाम मोहब्बत हम सब का भारत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत
वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को अपनाकर दुनिया भर में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ज़रूरत अब इस बात की है कि काशी और मथुरा का समाधान भी बातचीत के जरिए होना चाहिए। इसने पिछले 70-80 सालों में कई तरह के धार्मिक विवाद देखे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मजबूती के साथ उन चीज़ों से उभरे हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन को ऐसा माहौल ना मिले, देश तरक्की के रास्ते पे गामजन रहे और इस देश से हमेशा हमेशा के लिए धार्मिक उन्माद को समाप्त किया जाए। उसके लिए बेहतर ये होगा कि मथुरा काशी जैसे जो मसले हैं, इसके लिए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए सेटल कर सकें, हल कर सकें समझौते के साथ, और एक सम्मानजनक समझौता हो जो दोनों पक्ष को स्वीकार हो। लेकिन क्या इतिहास में राम मंदिर के विवाद को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था? और आखिर उन प्रयासों का नतीजा क्या निकला था? आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने काशी और मथुरा विवाद पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या बड़ा बयान दिया था। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हिंदू पक्ष के द्वारा कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि एक जिद की जाएगी कि उनकी मांग को मान लिया जाए। जब भी आप बैठेंगे, ये सिर्फ ये कहेंगे कि मथुरा काशी हमें दे दो, ये हमारी आस्था का केंद्र है, तो आप क्या ऐसे आदमी के साथ बैठने को गवारा करोगे जो आपकी बात ही ना सुने? वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये बात सही नजर आती है कि दोनों तरफ से उनकी मांगों को मान लेने की जिद तो जरूर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर के मामले में भी ऐसा ही देखा गया था। आठवाणी की रथ यात्रा के बाद जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बाबरी मस्जिद कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच बातचीत शुरू करने की पुरजोर कोशिश की थी। चंद्रशेखर की योजना थी कि बाबरी एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद एक टेबल पर बैठकर बात करें, एक दूसरे को अपने अपने सबूत दें और फिर गृह मंत्रालय इस पर एक रिपोर्ट तैयार करे ताकि 16 समझौते की बात आगे बढ़ सके और दोनों पक्षों का सम्मान बना रहे। विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की पहली बैठक जनवरी 1991 में हुई थी। पहली मीटिंग में यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष अपने अपने सबूत देंगे। दूसरी मीटिंग में सबूतों का आदान प्रदान किया गया था। दूसरी मीटिंग में दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने इतिहासकार और पुरातत्वविद भी शामिल हुए थे। 1990 के दशक में राम मंदिर के मसले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जो बातचीत हुई थी, उसके मुताबिक वीएचपी की तरफ से अंग्रेजों के गैजेटियर, विदेशी यात्रियों और पुरातात्विक सबूतों के विवरण सौंपे गए थे। इसके अलावा अवध के नवाब के जमाने के दस्तावेज भी रखे गए थे, जिसमें लिखा था मस्जिद जन्म स्थान। इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने अपनी तरफ से सबूत दिए थे। लेकिन मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। दोनों पक्षों की आखिरी मीटिंग फरवरी 1990 में होनी थी, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बैठक में शामिल नहीं हुई। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से कहा गया कि वीएचपी विवाद सुलझाना ही नहीं चाहती थी। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से यह जरूर माना गया था कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर का कोई ढांचा मिलता है तो वो वीएचपी की मांगों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि एसआई की रिपोर्ट में यह साफ होने के बाद भी मस्जिद के नीचे मंदिर का ढांचा है। मस्जिद कमेटी ने अपना दावा नहीं छोड़ा था, यानी बातचीत का पुराना अनुभव बहुत कड़वा रहा है। अगर काशी और मथुरा के मसले को सुलझाने की पहल शुरू होती है तो इसमें एक और चीज आड़े आ सकती है, और वो है राजनीति। दरअसल जो भी राजनेता या व्यक्ति इस मामले को सुलझाने में सफल हो जाएगा, उसका कद देश में बड़ा हो जाएगा और फिर उसको पीछे धकेलने की पूरी कोशिश भी हो सकती है। ठीक ऐसा ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ भी हुआ था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच बातचीत आगे बढ़ पाती और कोई समाधान निकल पाता, इससे पहले ही राजीव गांधी को उनके करीबियों ने सलाह दी कि अगर चंद्रशेखर ने इस विवाद का हल निकाल दिया तो उनका कद राजनीति में काफी बढ़ जाएगा। जिसके बाद एक मामूली से जासूसी विवाद में राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर से लोकसभा के चुनाव हुए। हालांकि फिर भी कई धर्मगुरुओं ने बातचीत से मुद्दे को सुलझाने का स्वागत किया है।